नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आ गई महारानी बड़ी पूजा पाठ में लगी हुई थी। सुबह से कितनी बार कहा है कि पहले मेरे लिए चाय बनाया कर, फिर और कोई काम किया कर। सास ने चिल्लाते हुए कहा। तभी बड़ी बहू डरते हुए बोली, जी माँ जी, आज आप देर तक सोई थी तो मैंने सोचा जाकर पूजा ही कर लो। सास ने कहा, अच्छा, अब तो तू सोचने भी लगी है। और क्यों नहीं उठाया तूने मुझे? तू तो यही सोच रही होगी कि बुढ़िया सोती रह जाए, उठे ही नहीं। भगवान से यही मांगती होगी कि बुढ़िया सीधे टेप बोल जाए। तो बहू बोली, भगवान के लिए ऐसा ना कहे माँ जी, मैं क्यों सोचूंगी ऐसा आपके लिए, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। तभी सास कहती है, हाँ हाँ, अब बातें तो कोई तुमसे बनाना सीखे। तेलानी राम के बाद तो तेरा ही नंबर आता है बातें बनाने में। बहू बोली, माँ जी, मैं कभी अभी चाय लाती हूँ। और बिना सास के बात सुने ही रसोई घर में चली गई। घर में रोज ही अक्सर ऐसी बातें होती रहती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब गायत्री देवी अपनी बहू को कुछ खरी खोटी न सुना दे। पर बहू भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि सब कुछ चुपचाप सुनती जाती थी और उतने ही प्रेम से सब काम करती जाती थी। वह सास की सेवा कुछ ज्यादा ही प्रेम भाव से करती थी, पर उसकी की गई सेवा का कोई असर गायत्री देवी पर नहीं होता था। यह तो रोज की बातें थी जो गायत्री देवी अपनी बहू को सुनाया करती थी। पूरा घर उनकी इन बातों को सुनता रहता, ना कभी कोई बोलता, ना ही कोई प्रतिक्रिया देता। सेठ घनश्याम लाल शहर के जाने माने रईस थे। आयु 58 वर्ष थी। गायत्री देवी उनकी धर्म पत्नी, उनकी आयु 56 वर्ष थी। इनका एक सुपुत्र है जिसका नाम राघव है, उसकी उम्र 26 वर्ष है। और एक सुपुत्री जिसका नाम वैशाली है, उसकी उम्र 21 वर्ष है। सेठ घनश्याम लाल शहर के जाने माने रईस तो थे ही, साथ ही वे बड़े समाज सेवी भी थे। शहर में जब कोई भी सामाजिक कार्य होता तो वे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसीलिए उनका शहर में बहुत सम्मान भी होता है। कई बार राजनीतिक पार्टियों ने सेठ जी को नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी देना चाहा, पर हर बार वे बहुत ही विनम्रता पूर्वक मना कर देते थे। कारोबार उनका पुत्र राघव ही देखता था। पिछले 2 सालों से उसे पूरा काम सौंप दिया है। कभी कभी सेठ जी ऑफिस चले जाते हैं और राघव भी कारोबार के सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा करता रहता है। सेठ जी की पुत्री जो कि हिंदी साहित्य बीए फाइनल ईयर में है, सेठ जी उसके लिए अब सुयोग्य वर की खोज में थे। इंतजार था कि उनकी खोज पूरी हो और वे बेटी के हाथ पीले कर दे। घर में वैसे नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, पर गायत्री देवी को तो बस उनकी बहू स्वर्णा को से ही हर काम कराने की आदत हो गई थी। स्वर्णा अपनी सास की बातों को बुरा नहीं मानती थी, बस उनकी ही सेवा में लगी रहती थी। वैशाली को यह देखकर बहुत बुरा लगता था कि भाभी हमेशा माँ की सेवा में लगी रहती है, पर माँ तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती भाभी को बातें सुनाने का। बस यही बात वैशाली को सबसे ज्यादा बुरी लगती थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। माँ ने कसम जो दे रखी थी। वैशाली अपनी भाभी की हम उम्र थी, इसीलिए भाभी उसकी अच्छी सहेली थी। वह भाभी से सभी प्रकार की बातें कर लिया करती थी। माँ के व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगती थी, पर हर बार स्वर्णा कहती, हम तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह जैसे तुम्हारी माँ है वैसे मेरी भी माँ है। वह बड़ी है, यदि डांट भी दिया तो क्या हो गया। बड़े लोगों की डांट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। स्वर्णा और राघव की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। स्वर्णा अपने पिताजी की इकलौती संतान थी। माँ तो जब स्वर्णा 10 साल की थी तभी बीमारी के कारण चल बसी थी। सुंदर, सुशील, सभी गृह कार्य में दक्ष, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी। पिता किसी दुकान के मुनीम थे। परिवार में आर्थिक स्थिति ज्यादा खास तो नहीं थी, पर उनका भरण पोषण आराम से हो जाता था। स्वर्णा अपनी पढ़ाई का बोझ पिताजी पर नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वह मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जिससे उसकी फीस और अपने खर्च के लिए पैसे आराम से आ जाया करते थे। स्वर्णा ने पिछले ही साल अपने स्नातक ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अध्ययनरत थी। स्वर्णा ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए शहर के ही निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस का समारोह होने वाला था, जिसमें स्वर्णा ने गीत गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सेठ घनश्याम लाल जी को आमंत्रित किया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी गायत्री देवी और उनकी बेटी वैशाली भी कार्यक्रम में गई थी। उन तीनों ने वहीं पर स्वर्णा को देखा था जब वह स्टेज पर अपना गीत प्रस्तुत कर रही थी। स्वर्णा ने जैसे ही लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ सत्यम शिवम सुंदरम गीत प्रारंभ किया, तभी श्रोतागण स्तब्ध रह गए। सेठ जी को तो उसकी मधुर आवाज में खो गए। गायन प्रतियोगिता में स्वर्णा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
जब से सेठ जी घर आए तब से ये बस स्वर्णा की तारीफ किए जा रहे थे। स्वर्णा ने कितना सुंदर गाया, जैसे वह दिखने में सुंदर है वैसे ही मधुर उसकी आवाज है। गले में तो साक्षात माँ सरस्वती का वास है। गायत्री देवी ने मजाक में कह दिया, इतनी पसंद है ना तो बहू बना लो उसे। वैसे भी राघव के लिए लड़की तो ढूंढ ही रहे हैं आप। गायत्री देवी के मुंह से जैसे ही ये बात सुनते ही सेठ जी ने अपनी जगह से उछल पड़े और बोले, कभी कभी तुम भी समझदारी वाली बात कर लेती हो। यह सुनकर गायत्री देवी कुछ नाराज हो गई। तब सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो नाराज हो गई। इसके बाद सेठ जी ने स्वर्णा के कॉलेज के प्रिंसिपल सर को फोन किया और उनसे स्वर्णा का पूरा नाम तथा पता लिया। फिर उन्होंने अपने मुनीम जी को बुलाया और स्वर्णा के घर परिवार के बारे में पता करने को कहा। मुनीम जी बोले, सेठ जी पता क्या करना है, मैं तो सब जानता हूँ। वह मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उनकी पत्नी का देहांत हुए लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। तब से घर में दोनों बाप बेटी ही रहते हैं। मुनीम जी लगभग 25-30 सालों से सेठ जी के यहाँ मुनीम है और उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं। मुनीम जी ने आगे बताया, स्वर्णा तो साक्षात देवी का रूप है। वह जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। यह सुनकर सेठ जी ने गायत्री देवी से अपने मन की बात कही कि वह स्वर्णा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। वहीं खड़ी वैशाली ने जैसे ही अपने पिताजी की बात सुनी तो उनके गले से लगकर बोली, पिताजी मैंने तो जिस दिन से उन्हें देखा है उसी दिन से भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वह मेरी भाभी बने। गायत्री देवी बोली, वह सब ठीक है, लड़की मुझे भी पसंद है, पर हमारी और उनकी आर्थिक स्थिति सामाजिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बिना माँ की लड़की है तो क्या वह निभा पाएगी? सेठ जी ने कहा, क्यों नहीं निभा पाएगी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तब गायत्री देवी ने एक शर्त रखी, राघव की शादी के बाद मैं जो भी करूंगी उसके बारे में कोई मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, मेरे किसी कार्य में कोई आपत्ति नहीं जताएगा। आप तीनों को मेरी कसम खानी होगी। यदि किसी ने मेरी कसम तोड़ी तो उसी वक्त स्वर्णा को इस घर से जाना होगा। सेठ जी और वैशाली को केवल स्वर्णा को बहू के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए दोनों ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, बिना भविष्य की चिंता किए। क्यों गायत्री देवी ने यह कसम और शर्त रखी, इसका कारण तो कोई नहीं जानता था, पर सेठ जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें बस इस बात की खुशी थी कि इतनी सुशील लड़की उनके घर की बहू बनेगी। जब राघव से पूछा गया तो उसने भी कह दिया, यदि पिताजी को लड़की पसंद है और उन्हें माँ की शर्त से कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने तुरंत किशोरीलाल जी जो स्वर्णा के पिता को फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने मुनीम जी को अगले दिन की छुट्टी दे दे। यह सुनकर किशोरीलाल जी घबरा गए और बोले, सेठ जी हम कहाँ और आप कहाँ, आपकी और हमारी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति और स्वयं को भी बेच दूँ तो भी आपकी संपत्ति के 10% तक नहीं पहुँच सकता, तो यह संबंध संभव है। सेठ जी समझ गए कि वह दहेज की चिंता कर रहे हैं। आज के समाज में यही सबसे बड़ी समस्या है। बेटी के पिता को सारी परेशानियां एक तरफ और दहेज की समस्या एक तरफ। समाज कितना भी आधुनिक, विकसित या डिजिटल क्यों न हो जाए, पर यह दहेज रूपी राक्षस हमेशा अपना मुंह बाएं खड़ा रखता है। कन्या भ्रूण हत्या भी इसी कारण होती है और यह विडंबना है कि जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं वही लोग नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं को ढूंढते फिरते हैं। सेठ जी बोले, गुप्ता जी, कोई भी पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उससे और कुछ मांगना व्यर्थ है। वह अपने जीवन भर की पूंजी, अपना गर्व, अपना अभिमान, अपनी लाडली, अपने कलेजे का टुकड़ा लड़के वालों को सौंप देते हैं। इस दान के आगे भौतिक सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं बहुत तुच्छ है। हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। यह सुनते ही किशोरी लाल जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, जब से स्वर्णा विवाह योग्य हुई है तब से मैं हर दिन उसकी शादी की चिंता करता रहा हूँ। मैं सोचता था कि हे भगवान, इस बिन माँ की बच्ची के लिए कौन सा घर उचित होगा, क्योंकि मेरी हैसियत तो कुछ विशेष नहीं। क्या कोई अच्छा घर मेरी बेटी को अपनाएगा? वे बोले, इसकी माँ के जाने के बाद मैंने इसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की है, पर माँ तो माँ होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। समाज में दहेज के नाम पर कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है कि मेरा हृदय कांप जाता है। सेठ जी, यदि हर लड़की का पिता आपकी तरह सोचने लगे तो बेटे किसी पर बोझ नहीं रहेगी। यह परिवार उन्हें सिर का ताज समझेगा। गुप्ता जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी बेटी इस घर में अपने दूसरे घर
से अपने दूसरे घर में जा रही है। अब आप बताइए कि आपको यह रिश्ता मंजूर है? तभी गुप्ता जी ने कहा, सेठ जी, यदि नारायण स्वयं ही किसी के पास कुछ मांगने आए और वह व्यक्ति इतना सक्षम हो कि वह नारायण की इच्छा पूरी कर सके, तो वह क्यों न मना करेगा? यह रिश्ता मुझे स्वीकार है। सेठ जी ने गुप्ता जी से कहा कि अब हम अपनी होने वाली बहू से मिलना चाहते हैं। तो किशोरी लाल जी ने स्वर्णा को आवाज लगाई, सेठ जी, गायत्री देवी और वैशाली उसे पहले ही देख चुके थे, पर आज स्वर्णा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में और भी सुंदर लग रही थी। आज पहली बार राघव ने उसे देखा था और वह तो उसे बिना पलक झपकाए देखता ही जा रहा था। जब वैशाली ने उसे धीरे से कोहनी मारी, तब उसने पलकें झपकाई और दूसरी ओर देखने लगा। रिश्ते को पक्का करने के लिए गायत्री देवी ने शगुन के तौर पर सोने के कंगन स्वर्णा के हाथ में पहनाए। स्वर्णा जैसे ही उनके चरण छूने को झुकी तो गायत्री देवी ने उसे गले से लगा लिया। फिर गुप्ता जी ने राघव को शगुन के सोने की चेन पहनाई और सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सेठ जी ने पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त पूछा तो पंडित जी ने 1 माह बाद का शुभ मुहूर्त निकाला। 1 माह बाद स्वर्णा अपने नए घर में बहू बनकर आ गई। उसे यहाँ पिता समान ससुर, माँ समान सास, बहन समान ननंद और एक बहुत ही समझदार दोस्त राघव मिल गया। विवाह के बाद राघव ने उसे कहा कि वह पति का रिश्ता बाद में निभाएगा, पहले वह स्वर्णा से दोस्ती करना चाहता है। स्वर्णा भी खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार हो गई, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हम पर थोपा नहीं जाता, जिसे हम स्वयं चुनते हैं। जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत आवश्यक होता है। विवाह के 2 दिन बाद सेठ जी ने स्वर्णा को अपने कमरे में बुलाकर कहा, देखो बेटी, मुझसे एक वादा करो, यदि तुम्हारी सास तुम्हें कभी भी कुछ भी कहे तो उसे पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी और कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मान मर्यादा को आघात पहुंचे। स्वर्णा बहुत सुलझी हुई लड़की थी। वह जानती थी कि यदि बुजुर्ग कुछ कहते या समझते हैं तो उसमें हमारा ही भला होता है, क्योंकि उन्हें जीवन का अनुभव अधिक होता है। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, पर अनुभव व्यक्ति को समझदार बनाता है। इसीलिए उसने सेठ जी से कहा, पिताजी, आप मुझसे यह वादा ना भी ले तो भी मैं माँ जी को हमेशा सम्मान करूंगी। आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको वचन देती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मैं माँ जी से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। सदा इस घर की मान मर्यादा बनाए रखूंगी और आपके मान सम्मान में मेरे कारण कभी कोई आंच नहीं आएगी। कुछ क्षण रुककर स्वर्णा बोली, पिताजी, बचपन से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अब इतने सालों बाद भगवान ने मुझे माँ से फिर मिलाया है, तो उन्हें दुख पहुंचाने का विचार मैं सपने में भी नहीं कर सकती। इतना सुनते ही सेठ जी ने स्वर्णा के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटी, शायद हमें पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे, तभी मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। हमेशा खुश रहो बेटी। स्वर्णा ने कहा, पिताजी, मुझे पिछले जन्म का तो पता नहीं, पर बचपन से ही मैंने भगवान की पूजा की है और उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो भगवान ने मुझे मेरी पूजा का फल दिया है। इस परिवार के रूप में आप लोगों ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप जैसे धर्मात्मा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सेठ जी स्वर्णा की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, अब जाओ अपना काम करो और मेरे लिए चाय भेज दो। जी, अभी भिजवाती हूँ। यह कहते हुए स्वर्णा अपने कमरे से बाहर निकल गई। विवाह के 1 सप्ताह बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब केवल घर में नौकर और घर के सभी सदस्य ही बचे थे। गायत्री देवी अब हर बात के लिए स्वर्णा को पुकारती थी और यदि उसे आने में थोड़ा भी समय लग जाता तो उसे बहुत सुनाती थी। यह सब देखकर परिवार वाले कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें गायत्री देवी की शर्त और कसम की याद आ जाती थी। एक दिन सेठ जी की बहन, जो उसी शहर में रहती थी, उनके घर पर सत्यनारायण जी की कथा होनी थी। सेठ जी के घर के सभी को बुलाया गया था। बहन ने वैशाली, राघव और स्वर्णा को एक दिन पहले आने को कहा था, तो वे लोग चले गए थे। जब दूसरे दिन सेठ जी जाने को तैयार हुए तो गायत्री देवी ने कहा, आप चलो, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद मैं सीधा आ जाऊंगी। सेठ जी ने शर्त के कारण गायत्री देवी से कोई प्रश्न नहीं किया और वह चल दिए। सेठ जी ने अब कभी कभी बहुत पछताते थे कि उन्होंने बिना विचार किए ही कसम ले ली, पर जब भी वह स्वर्णा को देखते तो उन्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं होता। 4 घंटे बाद गायत्री देवी भी ननंद के घर पहुंची। कथा समापन के बाद प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने अपने घर की ओर चले गए। सेठ जी ने अपने परिवार के साथ घर आ गए। घर आकर देखा तो दरवाजे बंद थे। सेठ जी ने नौकरों को बहुत आवाजें दी, पर कोई उत्तर न पाकर गायत्री देवी ने कहा, सभी कहीं गए होंगे,
मेरे पास एक और चाबी है, और चाबी स्वर्णा को देते हुए बोली, दरवाजा खोलो। जैसे ही स्वर्णा ने दरवाजा खोला, पूरे घर में धूप अंधेरा था। गायत्री देवी ने तेज आवाज में कहा, क्या रात यहीं दरवाजे पर गुजारने का इरादा है? अंदर चलो। जैसे ही स्वर्णा एक कदम आगे बढ़ा, पूरे घर की लाइट अचानक जल गई और चारों ओर रोशनी हो गई। स्वर्णा ने सिर पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी और धीमे धीमे आवाज में म्यूजियम का साज बजने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर स्वर्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने हॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुब्बारों से सजाया गया था। दीवार पर बड़े ही सुंदर अक्षर में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वर्णा। हॉल में बिल्कुल सेंटर टेबल पर कुछ रखा हुआ था। स्वर्णा के साथ सभी बड़े आश्चर्य से ये नज़ारा देख रहे थे। तब गायत्री देवी ने कहा, क्या देख रहे हो सब? आज मेरी प्यारी बहू का जन्मदिन है। इतना खास दिन ऐसे जाने देती क्या? सेठ जी ने कहा, मुझे तो तुमने बताया ही नहीं। वैशाली ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए राघव से कहा, भैया आपने भी नहीं बताया। राघव ने भी कहा, मुझे भी नहीं पता था कि आज स्वर्णा का जन्मदिन है। इसने भी नहीं बताया और स्वर्णा की ओर देखा। तभी स्वर्णा ने कहा, मुझे भी अभी याद आया, कल से तो बुआ जी के घर पर थी, तो काम में ही लगी रही और कभी मैंने अपना जन्मदिन बनाया ही नहीं, इसीलिए याद भी नहीं था। पर माँ जी, आपको कैसे पता? यह सुनकर गायत्री देवी बोली, अरे तुझे याद नहीं? पिछले महीने ही तेरा पैन कार्ड पोस्ट से आया था, उसी में तेरी जन्मतिथि देखी थी, तभी से यह सरप्राइज देने का मन बनाया था। अब चलो जल्दी से केक काटो। घर के सभी नौकर भी आ गए थे। तो सेठ जी ने उन्हें डांटते हुए कहा, कहाँ मर गए थे सब? गायत्री देवी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैंने ही बोला था घर के बाहर रहने का। फिर स्वर्णा ने केक काटा। सबसे पहले उसने पिताजी को खिलाया, फिर माँ जी को, फिर वैशाली और राघव को। सभी ने कहा, हमारे पास तो गिफ्ट ही नहीं है देने के लिए। तभी गायत्री देवी बोली, तुम लोग बाद में दे देना, मेरे पास बहू को देने के लिए गिफ्ट है। सभी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। आज उनका व्यवहार सचमुच बदला हुआ सा लग रहा था। फिर गायत्री देवी ने टेबल के दराज में से 3 गिफ्ट पैकेट निकाले और स्वर्णा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारा गिफ्ट। स्वर्णा ने कहा, माँ जी इन सब की क्या जरूरत है? आपकी खुशी और आशीर्वाद ही मेरा गिफ्ट है। गायत्री देवी ने कहा, यह सब ठीक है, पहले इन्हें खोलो। स्वर्णा ने सबसे पहले बड़ा पैकेट खोला। उसमें हल्के रंग की बहुत ही सुंदर बनारसी साड़ी थी। फिर दूसरा पैकेट खोला, उसमें हीरे का एक बहुत शानदार हार था। फिर उसमें छोटा पैकेट खोला और उसमें बहुत ही सुंदर चंदन की लकड़ी से बना एक छोटा डिब्बा था। स्वर्णा ने माँ जी की ओर देखा तो उन्होंने डिब्बा खोलने का इशारा किया। जैसे ही स्वर्णा ने डिब्बा खोला, उसमें घर की चाबियां थी। चाबियां देखकर स्वर्णा को समझ पाती। इससे पहले गायत्री देवी ने कहा, आज से ये तुम्हारी हुई और मुझे मेरी जिम्मेदारियों से आज़ाद करो। अब से तुम घर संभालो। स्वर्णा फिर कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही गायत्री देवी ने कहा, मैं सब बताती हूँ। और उन्होंने अपनी शर्त और कसम के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बहू को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहती थी मेरी तरह, जो कि मुझे नहीं लगता किसी प्यार से इतनी जल्दी संभव हो पाता, क्योंकि यदि मैं तुम्हें प्यार दिखाती तो तुम मुझ में अपनी माँ देख लेती और यही होता जो मैं चाहती थी, पर हो पाना असंभव था। इसीलिए मुझे कुछ समय के लिए थोड़ा कठोर बनना पड़ा। पर मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डांटूं। जब मैं तुम्हें डांटती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और शादी के 2 दिन बाद ही सेठ जी से जैसे ही मैंने कहा था कि वे मुझसे यह वादा ले, और जब तुमने वह वचन दिया, तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लोगी। पर इतनी जल्दी यह तो मुझे भी नहीं लगता था। आज मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा तुम बहुत अच्छे से करोगी। आज जन्मदिन तुम्हारा है, पर सबसे बड़ा तोहफा मुझे मिला है। यह सब सुनकर स्वर्णा की आंखों से आंसू आ गए। पिछले 11 महीनों से जिस दिन का वह पल पल इंतजार कर रही थी, वह आज उसके जन्मदिन पर पूरा हो गया है। आज उसे माँ जी का साथ मिल गया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर गायत्री देवी ने कहा, बेटी रोती क्यों है? आज तो खुशी का दिन है, रोते नहीं। स्वर्णा ने कहा, माँ ये तो खुशी के आंसू है। और गायत्री देवी के गले लग गए। आज उसे उनकी मेहनत का फल मिल चुका था। आज उसे माँ का प्यार मिल गया था। यह देखकर सभी की आंखें नम हो गई। फिर गायत्री देवी ने अपने हाथों से स्वर्णा के आंसू पोंछते हुए कहा, अब रोना बंद करो। और हाँ, अब यदि किसी ने मेरी इस प्यारी बेटी को रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई और एक बार फिर गायत्री देवी ने स्वर्णा को अपने गले से लगा लिया। स्वर्णा ने जीवन में बिना माँ के कितने वर्ष काटे थे, जो उसके लिए जेठ की तपती दोपहर जैसे थे।
पर गायत्री देवी का स्नेहमय वात्सल्य उसके लिए सावन की पहली ठंडी फुहार के समान था। वह अब माँ के ममत्व की शीतल छाया में आ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।